हेलो लॉ वॉरियर्स एंड वेलकम टू अवर चैनल ऑफ कॉफी एंड क्लॉजेस, जहां पर हम अपनी कॉफी के साथ वेरियस प्रोविजन ऑफ द वेयर एक्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। सो आई होप आप अपनी कॉफी एंड डिपॉजिटरी एक्ट अपने साथ में लेके बैठे हो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो डिपॉजिटरी एक्ट अगर किसी को नहीं पता है तो मैं आपको एक पहले ओवरव्यू दे देती हूँ। डिपॉजिटरी एक्ट होता क्या है। डिपॉजिटरी एक्ट में आप क्या करते हो, तो इसमें कुछ नहीं होता। इसमें एक क्या कहते हैं, बैंक की तरह ही होता है। डिपॉजिटरीज आपकी एस्टैब्लिश्ड होती है, बैंक की तरह ही होता है, और वो डील करती है हमारे ई सिक्योरिटीज में, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज में आप इशू करा सकते हो। उसको हम डीमैट अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं उसका कि कैसे कैसे हुआ है, क्या कहते हैं, डिपॉजिटरीज फॉर्म में आई है। तो सेक्शन 29 ऑफ द कंपनीज एक्ट कहता है कि देखो, हम लोग जब भी पब्लिक ऑफर कर रहे हैं ना, तो हम लोग डीमैट अकाउंट के थ्रू ही करेंगे, ऑनलाइन ही करेंगे, हम लोग फिजिकल उसमें नहीं करेंगे। बिकॉज देखो, सेक्शन 42 है हमारा एक प्राइवेट प्लेसमेंट का, जो मैंने आपको पिछली बार कंपनीज एक्ट में बताया था। तो उसमें क्या होता है, उसमें बोलता है अगर आप 200 से कम में शेयर इशू कर रहे हो तो फिर ठीक है, आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो, प्राइवेटली इशू कर सकते हो। बट आप 200 से ज्यादा कर रहे हो तो आप आ जाओ भाई, पब्लिक इशू में ही कर दो। ठीक है, तो अब 200 से ज्यादा इतने सारे आईपीओ हजारों लाखों में फाइल होती है, तो फिर आप किन किन को फिजिकल सर्टिफिकेट देते रहोगे, कितने तक इसको मैनेज करते रहोगे। तो यहाँ पर वो बोलता है कि आप 200 से ज्यादा है तो आप पब्लिक ऑफर कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन 40 हमारा कंपनीज एक्ट कहता है कि पब्लिक को जो है वो इशू नीड टू, अब ये जो क्या कहते हैं, जो डिपॉजिटरी में इशू करेगा तो अब वो डिपॉजिटरी क्या होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज होनी चाहिए और उसको प्रिंसिपल अप्रूवल मिलना चाहिए। अब ये दोनों कंपनीज और डिपॉजिटरी में एग्रीमेंट होगा ताकि वो डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, जिसमें हम सेक्शन 29, सेक्शन 40 और सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट में पढ़ते हैं, जिसमें वो डिपॉजिटरीज की बात करते हैं कि आप ऐसे ई सिक्योरिटीज इशू करोगे। ठीक है, अब दो है हमारे इंडिया में, दो हमारी मेन डिपॉजिटरीज चलती है, बस दो ही चलती है, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल, जो हमारे ये डिपॉजिटरीज का डीमैट अकाउंट का पूरा रेगुलेशन रखती है। एक बार हम उसके डीमैट डिपॉजिटरीज का रोल देख लेते हैं। डीमैट कराता है मतलब फिजिकल सर्टिफिकेट्स को ई फॉर्म में, रीमैट कराता है, उल्टा बोल दो कि क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स के सर्टिफिकेट्स को फिजिकल फॉर्म्स में फैसिलिटेट कराता है। क्या परचेज, इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट देता है, ट्रेड स्टॉक एक्सचेंज का प्लेजिंग और हाइपोथेसिकेशन होता है, या फ्रीजिंग ऑफ डीमैट अकाउंट से फ्रीज कर देता है डीमैट अकाउंट को। ठीक है, इन डिपॉजिटरी वी होल्ड क्या करते हैं, सिक्योरिटीज होल्ड करते हैं। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, किसके अकाउंट के, इंस्ट्रक्शन, डिपॉजिटरी के इंस्ट्रक्शन से एक अकाउंट के दूसरे अकाउंट जो बेनिफिशियल होल्डर है उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ठीक है, टू हैंडल सिक्योरिटीज। और ये सब बेनिफिट्स आप एक बार देख लीजिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव जो हमारा प्रीलिम्स है। अब डेफिनेशन पे आ जाओ, डिपॉजिटरी होती क्या है। मैंने आपको बता दिया कि वो डीमैट अकाउंट में डील करती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स, आप इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज इशू कर सकते हैं। पर इसका क्या कहते हैं, हमारी जो लेजिस्लेशन में हमारी जो डेफिनेशन दे रखी है वो सेक्शन 2E में दे रखी है। डिपॉजिटरीज एक ऐसी कंपनीज है जो रजिस्टर्ड होती है अंडर सेक्शन 220 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 और सेक्शन 12(1)(a) ऑफ सेबी एक्ट 1992। तो ये हमारा दो अथॉरिटीज को रेगुलेट करेगी, कंपनीज एक्ट भी करेगी और सेबी एक्ट भी करेगी। ठीक है, कंपनी लॉ किसके अंदर करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर करेगी। सेबी किसके अंदर करेगी, 1992 के अंदर करेगी। ठीक है, ये तो हो गई हमारी लेजिस्लेशन की भाषा। पर क्या होती है डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी जो होती है वो मैंने आपको भी पता है कि ये सारी चीजें ऊपर सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। ये क्या करती है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आपको देगी और वो ऑन द बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर सारे काम करेगा। ठीक है, डिपॉजिटरी एकदम बिल्कुल क्या कहते हैं, सेंट्रल बैंक की तरह होती है, जो क्या कहते हैं, डिपॉजिटरी सेंट्रल बैंक की तरह होती है, जो हमारा डीमैट फॉर्म में सारी चीजें, मीडियम में हमारी सारी चीजें रेगुलेट करेगा। अब आपको इसमें अगर देखना है तो डीपी में ये जो हमारा पार्टिसिपेंट है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, उसमें 2G में दे रखा है, बेनिफिशियल ओनर 2A में दे रखा है। हम डेरेक्ट में भी जाके पढ़ेंगे अभी। ठीक है, बैंक से कैसे सिमिलर है, ये सिक्योरिटीज होल्ड करता है, बैंक फंड होल्ड करते हैं। ये ट्रांसफर करता है मनी विदाउट एनी, क्या कहते हैं, किसी भी आपके फिजिकल फॉर्म में आपके हाथ में मनी नहीं होता, जैसे यूपीआई आप करते हो आपके हाथ में तो नहीं होता, वैसे ट्रांसफर करता है। सिक्योरिटीज भी सेम ऐसे ही ट्रांसफर करता है दूसरे के अकाउंट में, ट्रांसमिशन भी करता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कीपिंग फंड्स, फंड्स को सेव करने से के लिए रखता है, और जैसे सिक्योरिटीज भी सेम है। ट्रांसफर करती है मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, यहाँ पर सिक्योरिटीज ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। ठीक है, ये था हमारा पूरा डिपॉजिटरी का ओवरव्यू। एक बार हम देख लेते हैं डिपॉजिटरीज वर्क कैसे करती है। देखो, डिपॉजिटरी जो होगी वो एजेंट होगी, किसकी, बेनिफिशियल ओनर की एजेंट होगी। क्यों,
बेनिफिशियल एजेंट का इसका क्या रिलेशन होता है, ये एजेंट होती है। कैसे? ये सारे काम करेगी बिहाफ ऑफ एजेंट, उसका डीमेट अकाउंट बनवाएगी, उसका केवाईसी अप्रूव करवाएगी, और भी सारे काम होते हैं, ठीक है। उसका प्लेज दिल अगर हाइपोथेसिकेशन होगा तो जाएगी, एप्लीकेशन उसके थ्रू ही फाइल करेंगे हम डिपॉजिटर पार्टिसिपेंट के। तो ये एजेंट है, ठीक है, ऑफ बेनिफिशियल ओनर। पर ये दूसरा इसका रोल भी है, इसका डुअल रोल है। ये दूसरा रोल जो करती है वो प्रिंसिपल एजेंट का करती है। ये रहा, ये प्रिंसिपल एजेंट का दूसरा रोल करती है कि ये डिपॉजिटरी से प्रिंसिपल एजेंट होते हैं। कैसे? अभी जैसे अगर इससे कोई भी नेग्लिजेंस होता है, डीपी से डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से कोई भी नेग्लिजेंस होगा तो इसको डिपॉजिटरी ही बेयर करेगी, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिएगा, मैंने आपको बताया भी ये सारे काम होते हैं, इसी वजह से ही हम उसको एजेंट कहते हैं हम लोग इसका डिपॉजिटरी का, सॉरी बेनिफिशियल ओनर का, ठीक है। कौन डीपी हो सकता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी देख लेते हैं। बैंक, ब्रोकर, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन बैंक एंड स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, एनबीएफसी एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? इसमें इंपॉर्टेंट है ये कि एलिजिबिलिटी क्या होती है डिपॉजिटरी की। देखो एलिजिबिलिटी यही होगी कि वो कंपनी फॉर्म कर सकती है, एलएलपी और पार्टनरशिप नहीं होगी। नेटवर्थ कितनी होगी? 100 करोड़ होगी। रजिस्ट्रेशन किसके साथ होगा? सेबी के साथ होगा। क्या होगा? फ्रेम बाय लॉज, इंटरनल रेगुलेशन से अपना फ्रेम करेगी। एडुकेट सिस्टम सेफ गार्ड एंड इट शेल कंप्लाई विद द डिपॉजिटरी एक्ट 1996। फिर उसके बाद एक बार हम लोग डीमेट अकाउंट में 16 डिजिट हो गया। अभी हम लोग पहले एक बार ना प्रोसीजर देख लेती हूँ डीमेटेरियलाइजेशन का। प्रोसीजर क्या होता है देखो। पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा इन्वेस्टर, जो कि बेनिफिशियल ओनर है हमारा, पर वो अभी बना नहीं है। इन्वेस्ट करना चाहता है वो किसी उसमें, क्या कहते हैं, कंपनी में, ठीक है, सॉरी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट लेना चाहता है। तो वो अब अप्लाई करेगा फॉर डीमेटेरियलाइजेशन। किसको अप्लाई करेगा? पहले वो एप्लीकेशन फाइल करेगा। किससे? डीआरएफ से। डीआरएफ क्या है? डीमेटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। और वो डीपी को सबमिट करेगा। अब उसके साथ तो काफी और डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करता है, जैसे फिजिकल सर्टिफिकेट्स, और उसका जो ये वाला जो डीमैट अकाउंट है वो क्या कहते हैं, फिजिकल सर्टिफिकेट्स विद कैंसिलेशन, कि हमारा फिजिकल सर्टिफिकेट्स हम कैंसिल कराने के लिए एप्लीकेशन डाल देगा, क्योंकि हमें डीमैट अकाउंट खुलवाना है। डीपी क्या करेगा? डीपी दो काम करेगा। पहले फिजिकल सर्टिफिकेट और डीआरएफ जो उसका रिक्वेस्ट फॉर्म है, वो फिजिकल सर्टिफिकेट कैंसिल कराने की वो डिपॉजिटरी कंपनी को जाएगा, और साइमल्टेनियसली वो इन्फॉर्म करेगा डिपॉजिटरी को भी। अब डिपॉजिटरी चेक करेगी, ऑथेंटिकेट करेगी और इंटीमेट करेगी कि अगर आपका एक्सेप्टेंस है, रिजेक्शन है, डीपी और इन्वेस्टर को, और ट्रांसफर करेगी। अब ये प्रोसेस कितने दिनों में कंप्लीट होगा? 21 डेज में, ठीक है। ये डिमेटेरियलाइजेशन का प्रोसेस है। एक बार हम ऊपर यहाँ पर जाते हैं, एक चीज थी यहाँ पर, हाँ। तो अब एक ये जो प्रोसेस मैंने आपको ऊपर ऊपर बता दिया। अब मैंने आपको बताया कंपनी जो है वो एग्रीमेंट करेगी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डिपॉजिटरी के साथ कि मेरे को ये डीमैट वाला अकाउंट चाहिए, और वो किसके थ्रू करेगी? डीपी के थ्रू करेगी। डीपी जो के पास एप्लीकेशन जाएगी। ये एप्लीकेशन कैसे आती है? एप्लीकेशन आती है एएसबीए के थ्रू, ठीक है। डीआरएफ आप वो दोगे और दोगे, पर ये एएसबीए के थ्रू जाएगी। यहाँ पर एएसबीए का मतलब है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय द बैंक अकाउंट। इसमें क्या होता है? आपकी जो मनी है ना बैंक अकाउंट में, वो सिक्योरिटीज वहीं पर ही आपके अकाउंट में फ्रीज हो जाती है। आपको अब जरूरी नहीं कि आपकी सिक्योरिटीज उधर चली जाएगी और आप वो अकाउंट में ही फ्रीज हो जाएगी, और रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस में वो फिर आप यूज कर सकते हो, ठीक है। डीमेट अकाउंट में टोटल 16 डिजिट नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। फिर उसके बाद 255 में बेनिफिशियल ओनर्स भी हमारे मेंबर्स माने जाते हैं ऑफ द कंपनी के। ये इंपॉर्टेंट है। आईसीआईएन, आईसीआईएन हमारा क्या होता है? इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसमें 12 डिजिट होता है, ठीक है। 12 डिजिट होता है, और 2 कंट्री कोड होते हैं। 9 स्पेसिफिक कोड होंगे, ये याद रखिएगा। 2 कंट्री कोड होता है, बाकी लास्ट चेक नंबर याद रखिएगा। चेक नंबर होता है ये, चेक वो वाला नहीं, सॉरी, ये चेक वो वाला है, ये चेक नंबर होता है। और स्पेसिफिक सिक्योरिटी को करने का काम करते हैं ये। रीमेटेरियलाइजेशन का डेज याद रखिएगा, 30 डेज है, ठीक है। आप चलते हैं सीधे अपने बेरक में। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन, कि आपको, आई होप आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ आया होगा डीमैट हमारा क्या होता है, डीमेटेरियलाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है, और कौन कौन से कंपनीज है उसके प्रोविजन इसको हेल्प करते हैं। अब बेरक पे चलते हैं। हाँ, तो बेरैक में देखो, जब मैंने सेवी का एग्जाम देखा है, सॉरी जो भी एग्जाम्स देखे हैं, तो अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी करें तो भाई आपको एक्ट नंबर याद रखना बहुत जरूरी है। एक्ट नंबर कितना है? 22 ऑफ 1996, ठीक है। फिर इन्फोर्समेंट डेट क्या है इसकी? सितंबर 20, 1995। तो 22 नंबर का एक्ट है, और 20 इसमें क्या कहते हैं वो है 20, 22, और फिर उसके बाद 10 अगस्त। हमारे 15 अगस्त तो भी आने ही वाला है। ये बात ये तो आपको याद ही आसानी होगी इनैक्टमेंट डेट को, क्योंकि हमारे 29 अगस्त को पेपर है,
10 अगस्त को क्या कहते हैं वो का क्या कहते हैं 1996, उससे पहले हमारा ये डिपॉजिटरी एक्ट आ गया था, एक्ट नंबर 22 है। और फिर उसके बाद सितंबर 20 को ये इन्फोर्स हुआ है। थोड़ी आप ऐसी कोई निमोनिक्स आप रख सकते हो अपने आप से, जैसे मैंने बोला कि अंदर हमारा आजाद हो रहा है, तो इसमें भी हम लोग डिजिटलाइज होते हैं आजाद होने से पहले, तो अगस्त में है, ये बात याद रखिएगा। 10 अगस्त 1996, सितंबर 20 इसकी इन्फोर्समेंट डेट है, एक्ट नंबर 22 1996, ठीक है। अब क्या पर्पस क्या होता है? पर्पस मैंने आपको बता रखा है कि ये प्रोवाइड करता है एक लीगल फ्रेमवर्क, जो एक लीगल फ्रेमवर्क के थ्रू डिपॉजिटरीज एस्टेब्लिश करता है, जो हमारा क्या कौन सा सिस्टम रेगुलेट करता है, इलेक्ट्रॉनिक डीमेटेरियलाइजेशन और ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज इन इंडिया। तो दो हमारी इसके अंदर इंडिया में बनी हुई वैसे सीडीएसएल और एनडीएसएल, जिसको नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और हमारा सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड कहते हैं। टोटल सेक्शन 31 है, रेगुलेशन भी है, कुछ कुछ रेगुलेशन नहीं पढ़ेंगे हम, सिर्फ सेक्शंस पढ़ेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट ही पढ़ेंगे, बिकॉज जल्दी जल्दी आपको डेरा खत्म करना है, ठीक है। रिवीजन, ये सिर्फ रिवीजन वीडियो है, ये मेंस के लिए नहीं है। चलो भाई सेक्शन 2 करते हैं। सेक्शन 2 सबसे पहले हम लोग इसका हमने ऊपर पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। सेक्शन 2 में आ जाते हैं। सेक्शन 2 बेनिफिशियल ओनर कौन होगा? मैंने आपको बताया इन्वेस्टर होगा। अब इन्वेस्टर क्या, वो मैंने आपको पूरा जब डीमैट का अकाउंट का वो बताया था, तो डीपी क्या होता है, उसका नाम लेके जाता है। डिपॉजिटरी ये आरटीआई जो था, रजिस्टर्ड ट्रांसफर एजेंट, ये सारे अलॉटमेंट लिस्ट बनाता है कि ये इन्वेस्टर है, तो उसका नाम डिपॉजिटरी रिकॉर्ड करती है। तो फिर इसमें डेफिनेशन दे रखी है 2A में कि बेनिफिशियल ओनर वो पर्सन है जिसका नाम डिपॉजिटरी रिकॉर्ड करेगी, ठीक है। 2B में बोर्ड की बात कर रखी है। बोर्ड कौन होगा? बोर्ड होगा जो एस्टेब्लिश करेगा सेक्शन 3 से भी अपने अंडर, तो उसको बोर्ड कहेंगे। कंपनी लॉ बोर्ड क्या होगा? 10E में कंपनीज एक्ट में एस्टेब्लिश होगा। अब इसको याद करने की तो भाई मेरे को लगता है रोट लर्निंग ही है, आप कैसे नहीं याद कर सकते, या फिर आप वीडियोस को बार बार देख लीजिए, तो हो सकता है आपको याद हो जाए, एंड सेक्शन आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। 2A हो गया। 2B हमारा बोर्ड हो गया। सेक्शन 3 में हमारा सेबी एस्टेब्लिश कर रहा है बोर्ड को। कंपनी लॉ बोर्ड 10E में कंपनीज एक्ट में है। कंपनी लॉ बोर्ड 10E में। डिपॉजिटरी तो मैंने आपको बताया कि कंपनीज एक्ट में 220 में हो रही है, और सेक्शन 12 ऑफ सेबी में 12(1)A ऑफ सेबी में हो रही है, ठीक है। इशूअर जो इशू करता है, पर्सन मेकिंग इशू ऑफ सिक्योरिटी, जो भी इशू सिक्योरिटीज कर रहा है। पार्टिसिपेंट मैंने आपको बताया अंडर रजिस्टर्ड सेक्शन 12(1)A ऑफ सेबी एक्ट 1992। सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल 15K ऑफ सेबी में एस्टैब्लिश हो रहा है। ये पूछ सकता है 15K ऑफ सेबी में, क्योंकि अपील के क्वेश्चंस बहुत ही फेवरेट है सेबी उसके, क्या कहते हैं, बाकी सारे एग्जाम्स के, फिर पूछ सकता है, ठीक है। अब एक बार हम लोग दोबारा से बोलते हैं, बेनिफिशियल ओनर्स कौन होता है? जिसका नाम डिपॉजिटरीज में एस्टैब्लिश होता है। 2B हमारा बोर्ड कहता है। बोर्ड कहाँ एस्टैब्लिश होता है? हमारा सेक्शन 3 ऑफ सेबी एक्ट में एस्टैब्लिश हो रहा है। कंपनी लॉ बोर्ड हमारा सेक्शन 10E ऑफ कंपनीज एक्ट में हो रहा है। डिपॉजिटरीज आपको पता ही है 12(1)A ऑफ सेबी एक्ट, एंड सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल हमारा 15K ऑफ सेबी एक्ट, ठीक है। अब पहले छोटे छोटे सेक्शंस पढ़ लेते हैं। सेक्शन 3 हमारा बात करता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इसका ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है सेक्शन नंबर। इसमें बोलता है कि आप जब तक आपको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सिक्योरिटी डिपॉजिटरी कोई भी ऑब्टेन नहीं करती, ये वाला सर्टिफिकेट फ्रॉम सेबी, कहाँ से मिलेगा? सेबी से मिलेगा। तब तक आप अपना क्या कहते हैं ये हमारा डिपॉजिटरीज का वो जो भी बिजनेस है वो स्टार्ट नहीं कर सकते। मतलब डिपॉजिटरीज आप ये रेगुलेट नहीं कर सकते, सिक्योरिटीज रेगुलेट नहीं कर पाओगे जब तक आप ये सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस नहीं, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं ऑब्टेन कर लेते। सेबी विल इंश्योर द डिपॉजिटरी हैज एडिक्वेट सेफगार्ड। अब जब ये जो बिजनेस का वो कर रहे होंगे, सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो फिर ये कहेगा डिपॉजिटरी के पास इतना सेफगार्ड मनी है कि वो सारे मैनिपुलेशन से प्रोटेक्ट हो पाए। और कैंसिलिंग के लिए अगर वो कैंसिल करेगा, तो वो डिपॉजिटरी जिसने अप्लाई किया है फॉर सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तो उसका रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू हर्ट देगी। PNJ में हमारी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का फॉलो होगा। फिर उसका सेक्शन 4 क्या बात करता है? सेक्शन 4 बात करता है एग्रीमेंट। मैंने आपको बताया एग्रीमेंट होगा किसके बीच में? डिपॉजिटरी और पार्टिसिपेंट के बीच में। डिपॉजिटरी और पार्टिसिपेंट हमारे के बीच में एग्रीमेंट होगा, और उसके थ्रू ही चलेगा। और डीपी जो है हमारा, वो एजेंट काम करता है एज अ किसका, किसके लिए? ये डीपी नहीं है, एग्रीमेंट विद उसमें पार्टिसिपेंट है। मतलब डीपी मानो, डीपी के साथ होगा कि आप हमारे डिपॉजिटरी जो है एग्रीमेंट करेगी डीपी के साथ कि आप हमारी सर्विसेज ऐसे इन्वेस्टर्स को अवेल कराओगे, ठीक है। सेक्शन 5 बात करता है एनी पर्सन वांट्स टू अवेल सर्विसेज ऑफ द डिपॉजिटरी में एंटर इनटू द एग्रीमेंट विद थ्रू डीपी। अब अगर इन्वेस्टर को सर्विसेज चाहिए, तो वो एग्रीमेंट किससे फाइल करेगी? डिपॉजिटरी में, डीपी के थ्रू ही फाइल करेगी।
सेक्शन 6 बात करते हैं, सेक्शन 6 डीमैट की बात करते हैं। देखो मैंने आपको बताया था, पूरा प्रोसेस बताया था। अब उसमें क्या था, जब आप डिपॉजिटरी के लिए शेयर सर्टिफिकेट के लिए आप अपना जब अपना अपना फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफर कराना चाहते हैं, तो आपको वहां पर क्या होगा, सरेंडर करना पड़ेगा अपना सर्टिफिकेट, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात रख रखा है, और आपका नाम जो है वो डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में आ जाएगा, ठीक है। नेम बेनिफिशियल ओनर का नाम डिपॉजिटरी में आ जाएगा, ठीक है। सेक्शन 6 इंपॉर्टेंट है, ये डीमैट के बारे में बात करता है। सेक्शन 3 हो गया हमारा इंपॉर्टेंट कि आपको कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस चाहिए। सेक्शन 4 हो गया कि आपका एग्रीमेंट होना चाहिए डीपी के बीच में। सेक्शन 5 हो गया कि आप अवेल करोगे अगर कोई भी सर्विसेज तो डीपी के थ्रू ही करोगे। सेक्शन 7 बात करता है, every depository on shall receive from intimation from DP transfer the security in name of the transferee। डिपॉजिटरी को जब भी डीपी का इनविटेशन आएगा कि वो क्या कहते हैं इन्वेस्टर करना चाह सकते हैं, तो फिर वो ट्रांसफरी के नाम पे ट्रांसफर कर देगा उसको ट्रांसफरी के नाम पे अकाउंट में। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। अब एक बार बात करते हैं सेक्शन 8 की। सेक्शन 8 थोड़ा हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये यही बात करते हैं जो मैंने आपको बताया था सेक्शन हमारा, उसमें जो पीछे बताया था कि हमारे पब्लिक इशू होंगे वो कोई भी डीमैट अकाउंट में ही होंगे। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, सेक्शन 8 कहता है कि पर आपके इशू पब्लिक उसमें डीमैट अकाउंट में हो रहे हैं, पर आपकी ये आपकी इच्छा है, ये बेनिफिशियल ओनर की इच्छा है कि वो किस फॉर्म में अपना ये डिपॉजिटरी और सिक्योरिटीज रखना चाहता है। जैसे वो फिजिकल फॉर्म में रखना चाहता है या फिर उसमें रखना चाहता है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना चाहता है। इन्वेस्टर के पास ऑप्शन होता है कि वो किस फॉर्म में रिसीव करेगा सर्टिफिकेट्स और सब्सक्राइब करेगा उस सिक्योरिटीज को किस मोड पे। पर इन्वेस्टर अगर जो भी मोड करना है वो कंपनी को इंटीमेट करेगा कि उसको ये मोड रखना है, और डिपॉजिटरी विल एंटर द नेम ऑफ इन्वेस्टर्स एज डीओ। अब पर फ्रेश इशू जब भी होंगे, कोई भी अगर फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज होगी डीमेट फॉर्म में ही होगी, वो कोई और फॉर्म में ही नहीं होगी। ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं देता 29 के, क्योंकि 29 इशू की बारे में बात करते हैं। सेक्शन 8 बात करते हैं कि वो रिसीव और रेगुलेट किस में करेगा, ठीक है। फर्स्ट इशू तो आपको डीमेट फॉर्म में ही होगा, पर ये जो रेस्ट्रिक्शन है वो ट्रांसमिशन और ट्रांसपोर्टेशन पे नहीं अप्लाई होती कि वो डीमेट अकाउंट में ट्रांसमिशन करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। अब सेक्शन 14 बात करता है डीमैट अकाउंट की। ऑप्ट आउट फ्रॉम द डिपॉजिटरी मोड, इट इज बेनिफिशियल और वांट्स टू ऑप्ट आउट फ्रॉम द डिपॉजिटरी मोड, तो वो कर सकता है। कैसे, मैंने आपको बताया था, एप्लीकेशन देगा वो डीपी के थ्रू। उसको वहां पर क्या होगा, वहां पर उसका 30 डेज में कंप्लीट होनी है। उसमें डीमैट का 21 डेज में कंप्लीट होनी थी, यहाँ पर 30 डेज में डीमैट कंप्लीट होना है। और यहाँ पर उसके हमारे जो फिजिक्स, एक सेकंड, हेलो जी, जी डैडी, क्या आवाज नहीं आ रही? हाँ जी। ठीक, ठीक। हाँ तो सॉरी, फिर उसके बाद 30 डेज में वो इंटीमेट करेगा और उसमें वो क्या कहते हैं फ्रीज कर देगा हमारा डीमैट अकाउंट को, और फिर उसके बाद वो ट्रांसफर कर देगा सर्टिफिकेट, फिजिकल सर्टिफिकेट। एक बार सेक्शन 9 पढ़ लेते हैं। सेक्शन 9 बात करता है फंजिबिलिटी की। फंजिबिलिटी कुछ भी नहीं है। फंजिबिलिटी क्या है, जब आप बैंक को कोई भी मनी देते हो तो फिर आप बैंक को, जैसे आपने 2,000 रुपए सबमिट किया है तो फिर 2,000 रुपए का नोट दिया है, ठीक है। अब अगर आपको वो वापस दे रहा है, आपको वापस विड्रॉ कर रहे हो, तो फिर अगर वो 500 के 4 नोट दे रहा है तो आप रख लोगे, ऑफकोर्स आप मना नहीं करोगे, बोलोगे नहीं कि मेरे को वही वाला नोट चाहिए, वही वाले नंबर का नोट चाहिए। तो सेम फंजिबिलिटी का ही है, जो आप सिक्योरिटी जिस मोड में अगर आप डाल रहे हो तो जरूरी नहीं है उसी मोड के नंबर में आए, तो वो इंटरचेंजेबल भी हो सकता है, वो जो नंबर है वो चेंज भी हो सकता है, ठीक है। इन्वेस्टर लूजेस हिज राइट टू ऑब्टेन एग्जैक्ट सर्टिफिकेट ऑफ इट सरेंडर विड्रॉइंग मनी फ्रॉम नंबर ऑफ नोट्स, ठीक है। तो सेक्शन 8 हमारा इंपॉर्टेंट हो गया। सेक्शन 9 तो बहुत इंपॉर्टेंट है फंजिबिलिटी का, ठीक है। और फिर सेक्शन 14 हो गया। फिर सेक्शन, इसमें सेक्शंस आपको सेक्शन 3 याद रखना है, सेक्शन 6 याद रखना है डीमैट का, सेक्शन 9 हमारा है फंजिबिलिटी का, सेक्शन 14 हमारा रीमैट का, ठीक है। सेक्शन 14 हमारा रीमैट। सेक्शन 10 बात करता है डिपॉजिटरी डीम्ड रजिस्टर्ड ओनर
for the purpose of electric transfer, effective transfer. Depository have no depository, हाँ यही बोलता है कि देखो डिपॉजिटरी जो होता है वो सारे राइट्स जो है, सारे जो इम्पोर्टेंट्स जो भी क्या कहते हैं बेनिफिट्स है, वो बेनिफिशियल ओनर जो हमारा इन्वेस्टर्स है उसको ही ट्रांसफर करेगा। यहाँ पर डिपॉजिटरी का ऐसा कोई काम नहीं होता, उसके पास नो वोटिंग राइट्स होते हैं, ना ही कोई अदर राइट्स नहीं होता, सिर्फ बेनिफिशियल ओनर्स में होता है। ठीक है। सेक्शन 11 बात करता है रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स। एवरी डिपॉजिटर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन रजिस्टर ऑफ इंडेक्स ऑफ बेनिफिशियल ओनर। ये आप याद रख सकते हो या नहीं भी रख सकते हो। सेक्शन 12 प्लेज एंड हाइपोथेसिकेशन की बात करता है कि अगर उसको सेक्शन 12 नंबर याद रखिएगा कि ये प्लेज और हाइपोथेसिकेशन के नंबर की बात करता है कि अगर बीओ को अपनी बेनिफिशियल ओनर को कोई भी सिक्योरिटीज अपनी प्लेज पे रखवानी है तो वो किसको इंटीमेट करेगा, वो डिपॉजिटरी को इंटीमेट करेगा, इन्फॉर्म करेगा कि मेरी ऐसे प्लेज है, और वहां पर उसकी वो बन जाएगी, क्या कहते हैं, प्लेज बन जाएगी, उसकी प्लेज पे हो जाएगा वो सिक्योरिटी। सेक्शन 13 बात करते हैं फर्निशिंग इन्फो ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ द डिपॉजिटरी एंड इशूअर। डिपॉजिटरी शैल फर्निश इन्फो अबाउट ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज इन द नेम ऑफ बेनिफिशियल ओनर टू इशूअर। इशूअर को वो सारी इंफॉर्मेशन डिपॉजिटरी जो है फर्निश करेगा अबाउट सिक्योरिटी जो भी बेनिफिशियल ओनर्स की है, जो भी इशूअर को है, वो सारी चीजें बताएगा। अब ये इंटरवल कैसे फर्निश करेगा, ये फोर्टनाइट बेसिस पे वो करता है, क्या कहते हैं, इन्फॉर्म करता है। जो डिपॉजिटरी होगी उसकी, देखो इन्वेस्टर जाएगा डिपॉजिटरी के पास एप्लीकेशन लेकर, वो सारी चीजें वो करेगा, क्या कहते हैं, अपनी डॉक्यूमेंट देगा। अब वो डॉक्यूमेंट जो होगा, जो उसकी इन्फॉर्मेशन है, वो इशूअर को कौन बताएगा, डिपॉजिटरी बताते हैं। डिपॉजिटरी हमारा एजेंट है, तो वो किसी टाइम बेस पे बताएगा, फोर्टनाइट बेसिस पे बताएगा। एवरी इशूअर शेल प्रोवाइड रिलेवेंट रिकॉर्ड्स ऑफ टू डिपॉजिटरी। ठीक है। सेक्शन 15 बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैंकर बुक्स एविडेंस के आपके इसके प्रोविजंस अप्लाई होंगे। बैंकर बुक्स ऑफ एविडेंस अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप मेरी वीडियो जाके चेक कर लीजिए। सेक्शन 16 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बताता है, सेक्शन 16 के थ्रू ही आप बता सकते हो कि डिपॉजिटरीज और डीपी जो है उन दोनों का क्या रिलेशन है। उन दोनों का ऑफकोर्स मैंने बताया प्रिंसिपल एजेंट का है, क्योंकि देखो डिपॉजिटरी से कोई लॉस हो रहा है तो डिपॉजिटरी पे कर रहा है हमारे इन्वेस्टर्स को, पर अगर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से कोई लॉस हो रहा है तो उसका इंडेमनीफाई लॉस क्या मिलेगा, डिपॉजिटर ही करेगा। सेक्शन 18 बात करता है पावर टू कॉल फॉर इन्फो और इंक्वायरी। सेबी बाय ऑर्डर इन राइटिंग कॉल इशूअर डिपॉजिटरी डीपी एंड बेनिफिशियल ओनर फॉर फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन। हाँ, ये इंक्वायरी के लिए सेबी बुला सकता है, कोई भी अगर ऊपर जो मैंने प्रोविजंस बताए फर्निश इन्फॉर्मेशन और उसमें कॉन्ट्रवेंशन होता है तो फिर उसको इंक्वायरी के लिए बता सकता है। इशूअर को बुला सकता है, डिपॉजिटरी को बुला सकता है, डीपी को बुला सकता है, बेनिफिशियल ओनर को भी बुला सकता है। सेबी इंक्वायरी किसको दे सकता है, इंस्पेक्शन ऑफ इंक्वायरी किसको दे सकता है, इशूअर को दे सकता है, डिपॉजिटरी को बोल सकता है, सबको बोल सकता है कि क्या कहता है आप इंक्वायरी करो। सेक्शन 19 बात करता है आफ्टर इंक्वायरी एंड सेबी सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स दैट इट इज नेसेसरी सिक्योरिटीज मार्केट टू प्रिवेंट द अफेयर मेकिंग कंडक्टेड डिटरमाइन मैटर। इसमें अगर इंक्वायरी और इंस्पेक्शन से पता लग रहा है कि आपका ये जो कंडक्ट था वो इम्पोर्टेंट था फॉर कोई भी डिटरमेंटल मैटर को बताने का, तो फिर वो आप सच डायरेक्शन डिपॉजिटरी और डीपी या इशूअर को सच इन्फॉर्मेशन आप कन्वे करोगे। सेक्शन 19A बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सेक्शन 19A बात करता है फेलियर टू फर्निश इन्फॉर्मेशन की पेनल्टी कितनी लगेगी। अगर आप फेल हो गए फर्निश इन्फॉर्मेशन तो आपको 1 लाख की लगेगी, और ईच डे 1 लाख की भी लग सकती है, टोटल जिसका 1 करोड़ हो जाता है मैक्सिमम। ठीक है। फॉल्स इन्फॉर्मेशन ऑफ बुक्स और अदर अकाउंट डॉक्यूमेंट दे रहे हो तो वहां पर आपको 1 लाख की लगेगी और 1 करोड़ मैक्स सेम। इसमें पेनल्टी आपको एक याद रखनी है, अगर कुछ पूछे तो 1 लाख और ईच डे और 1 करोड़। जहां पर चेंज है मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स पे आपकी पेनल्टी लग सकती है। आप अगर इन्वेस्टर के ग्रीवेंस को रिड्रेस करने में फेल हो रहे हो 19C में तो वहां पर लग सकती है। डिमेटलाइजेशन इशू में आपको कोई गलती हुई है तो वहां पर सकती है पेनल्टी। फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस ऑफ द बोर्ड अंडर सेक्शन 19 तो हो सकती है। यहाँ पर आपको बोला ना मैंने 19 में कि आपको सारी इंक्वायरी और इंस्पेक्शन के लिए आप मटेरियल प्रोवाइड करोगे और इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट टू प्रिवेंट अफेयर्स डिट्रीमेंटल ऐसे करके मैनर में चलोगे तो यहाँ पर आप पे पेनल्टी लग सकती है। ठीक है, अगर इसका कॉन्ट्रीब्यूशन हो। अब यहाँ पर है 19FA में, अगर आप कोई भी बिजनेस कंडक्ट फेयर मैनर में नहीं कर रहे तो वहां पर आपका अनफ्रॉड, अगर आपका फ्रॉड अगर मतलब आपका डिसेप्टिव माइंड है यहाँ पर तो आपको 5 करोड़ की और 25 करोड़ मैक्सिमम लगेगी। ठीक है। पावर टू एजुकेट बोर्ड विल अपॉइंट एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिवीजन चीफ ऑफ सेबी। अब इसको एजुकेशन कौन देगा, ये देगा डिवीजन चीफ ऑफ सेबी, ये याद रखना है। सेबी कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड अपॉइंट करता है इसको। ठीक है।
बोर्ड मैंने आपको बताया अभी कौन है, सेक्शन 3 में सेवी के उसमें जो भी एस्टेब्लिश कर रहा है तो उसको, तो फिर अब बोर्ड का एक ही ऑफिसर होगा, इसमें एक ही ऑफिसर होता है इसमें बोर्ड में, और वो डिवीजन चीफ ऑफ सेबी के नीचे नहीं होगा, वहां पर एजुकेटिंग ऑफिस होगा, वो ये सारी इंक्वायरी जो मैंने आपको सेक्शन 19 और सेक्शन इसमें बताई है, सेक्शन 18 में बताई है, तो वहां पर ये सारी इंक्वायरी हमारा सेक्शन 20 में 19H में ये सारी इंक्वायरी करेगा। बोर्ड में एग्जामिन द ऑर्डर बट बिफोर एक्सपायरी, अब उसके ऑर्डर जो होगा जो देगा ऊपर जो बोर्ड देगा तो उसका ऑर्डर जो एग्जामिन करेगा 3 मंथ्स फ्रॉम द ऑर्डर और डिस्पोजल ऑफ अपील जो भी लेस है उन दोनों में से, ठीक है। अब यहाँ पे 5 करोड़ और 25 करोड़ की थी, वहां पर 1 लाख की थी। अब यहाँ पर क्या, अगर कॉन्ट्रवेंशन हो रहा है कोई भी इस प्रोविजंस का या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस का, वहां पर 10 साल की तो फाइन, 10 साल की इम्प्रिजमेंट है, और वहां पर क्या कहते हैं 25 करोड़ का फाइन है। अगर पेनल्टी फेल होने है तो 1 मंथ की इम्प्रिजमेंट आ सकती है और 10 ईयर्स का हमारा वो है। अब इतनी ज्यादा पेनल्टीज आप एक याद रख लीजिएगा कि देखो, बस ये याद रख लीजिएगा आप लोग कि जब अगर आप फेयर मैनर में नहीं कर रहे हो तो 5 करोड़ और 25 करोड़, जब आप कॉन्ट्रवेंशन कर रहे हो तो 25 करोड़, ठीक है, तब आप कॉन्ट्र और आपको इम्प्रिजमेंट भी मिलेगी अगर कॉन्ट्रवेंशन कर रहे हो, और बाकी आपकी 1 लाख है, ठीक है। तो ऐसे करके याद कर लीजिएगा। 22 कोर्ट शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस कब लेगा इन ऑफेंस कॉन्ट्रवेंशन का, जब तक कोई एप्लीकेशन सीजी एसजी या सेबी फाइल नहीं करेगा तब तक आप उसका कॉग्निजेंस नहीं ले सकते, ये इंपॉर्टेंट है। कंपोजिशन ऑफ ऑफेंसेस, कंपोजिशन मतलब कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, जो हमने सेवी एक्ट में भी आपने पढ़ा होगा, तो वहां पर कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कौन कौन से नहीं है, वही नहीं है जो ऑफेंस पनिशेबल इम्प्रिजमेंट है या इम्प्रिजमेंट प्लस फाइन में है, वो नहीं है। और कंपाउंडिंग कौन करेगा, सैट करता है, एपिलेट ट्रिब्यूनल, सीबी एपिलेट ट्रिब्यूनल। सेक्शन 22 इम्यूनिटी ग्रांट कर सकते हैं किसको, अगर एकम्प्लिस, मतलब एकम्प्लिस वही, इसमें एकम्प्लिस वर्ड यूज नहीं हुआ है, आप ये मतलब वो मत करना, क्या कहते हैं इसको, वेर एक्ट में नहीं हुआ है। कोई भी वो पर्सन जिसने ये सारे ऑफेंस किया है, कॉन्ट्रवेंशन किया, अगर वो विजल ब्लोअर है, मतलब या फिर बता देता है वो अपने मतलब उनके बयान पे वो खड़ा, वो क्या कहते हैं उनके बयान उनके खिलाफ बयान देने के लिए आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एकम्प्लिस या फिर विजल ब्लोअर। तो फिर वो आता है और सेबी को वो देगा, क्या कहते हैं, सेबी को बताएगा कि मैं उनके खिलाफ बयान देने के लिए तैयार हूँ, एप्लीकेशन देगा, सेबी जो है रिकमेंड करेगा सीजी को, ठीक है ये अकम्प्लिस या फिर विदल ब्लोअर बनने के लिए तैयार है, तो फिर उसके बाद उसकी ये एप्लीकेशन ग्रांट होगी। सीजी में ग्रांट रिकमेंडेशन और एनी पर्सन हैज मेड, जो इसने एप्लीकेशन करी है कि वो फुल डिस्क्लोजर ऑफ एलिज्ड वायोलेशन करेगा वो। However, if the prosecution started, अगर प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो गया तो कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी अंडर 22B। सीजी कभी भी विड्रॉ कर सकता है, अगर उसको लगे कि ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो वो विड्रॉ कर देगा, और ट्रायल ऑफ ऑफेंस उसके ऊपर चलेगा कि एक तो वही वाला ऑफेंस चलेगा जो उसके ऊपर पहले तक कि जैसे कभी उसको पार्डन मिला ही ना हो, और दूसरा मतलब जो भी उसको इम्यूनिटी मिली नहीं हो, और फिर उसके बाद दूसरा कि उसने फॉल्स इन्फॉर्मेशन फर्निश किया है तो फिर उस पर भी उसको मिलेगी पेनल्टी। सेक्शन 22C इंपॉर्टेंट है कि ये स्पेशल कोर्ट्स कौन बनाएगा, ये सिंगल जज बनाता है और ये अपॉइंट कौन करता है, सीजी विद कंसल्टेशन ऑफ द स्टेट कॉन्फ्रेंस ऑफ द सीजीआई, कॉन्फ्रेंस ऑफ द सीजीआई था, सीजीआई ऑफ हाई कोर्ट, मैं भी सोचू। हाँ, तो ये 22C में आपका स्पेशल कोर्ट बनेगा, और कौन बनाएगा, सिंगल जज होगा इसमें, और सीजी अपॉइंट करेगा कॉन्फ्रेंस विद सीजीआई विद एचसी, ठीक है। और ये सेशन इसकी जो ये जो बनाएगा, ठीक है, उसको सिंगल जज को अपॉइंट कर रहा है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट विद कॉन्फ्रेंस ऑफ द एचसी, पर ये जो ऑफिस जो होल्ड करेगा वो किस लेवल का होल्ड करेगा, सेशन जज एंड एडिशनल सेशन जज का। अपील किसके पास जाएगी, रिवीजन की हमारी एचसी के पास जाएगी। अपील्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब पहले ही अपील जो है उसका टाइम पीरियड दे रखा है, पहले आप अपील भेजोगे बोर्ड के खिलाफ, आपको कोई भी कॉन्ट्रवेंशन है और बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज ये वाला अमेंडमेंट एक्ट 1999 किया, तो वहां पर जाती थी अपील आपकी किसके पास, कोई भी टाइम प्रिस्क्राइब्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, किसके पास जाएगी, यहाँ पर अपील सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर बिफोर 1999। पर आफ्टर 99 कहा जाएगी, अगर अपील आपको सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में विद इन अ पीरियड ऑफ 45 डेज, यहाँ पर भी अपील जाएगी, एक सेकेंड, अगर आपका सफिशिएंट कॉज है।
यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं कमेंट्स में आपको बता दूंगी कहाँ जाएगी। अपीलेट ट्रिब्यूनल की जाती है, ये एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो बोर्ड ने दिया उसके खिलाफ जो अपील जाएगी वो 45 डेज में जाएगी और फाइनलिटी इसकी 6 मंथ्स में होगी। ठीक है, यहाँ पर कितनी थी प्रिस्क्राइब करेगा टाइम। फिर एप्लीकेशन ऑफ लिमिटेशन दिया है 23A में, बोला है कि आपका ये सिविल कोर्ट्स पे इसके अंदर का जुरिडिक्शन नहीं आता है। ये जो डिपॉजिटरी एक्ट का है ये सिविल कोर्ट्स के जुरिडिक्शन में नहीं फॉल करता। 23F बात करता है अपील टू सुप्रीम कोर्ट। 23F इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि हमारा बात करता है अपील टू सुप्रीम कोर्ट कितने दिन में जाएगी, 60 डेज में। ठीक है, पहला जो है अपील जाएगी वो प्रिस्क्राइब टाइम में जाएगी। फिर दूसरी जो अपील जाएगी 45 डेज में जा रही है। किसके पास जा रही है, वो बोर्ड के पास जा रही है। ठीक है, अपीलेट ट्रिब्यूनल की। फिर उसके बाद क्या कहते हैं फाइनलिटी 6 मंथ्स में होगी। यहाँ पर 60 डेज में आप अपीलेट ट्रिब्यूनल के खिलाफ जो अपील आई है, यहाँ पर जो अपीलेट ट्रिब्यूनल में बोला है अपील, तो यहाँ पर की अपील आप इस पे 60 डेज में कर सकते हो। अपीलेट ट्रिब्यूनल, अच्छा इसकी अपील जाएगी 23A में, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएगी। अपीलेट ट्रिब्यूनल मैंने आपको ऊपर बताया था कि 25K में है, 25K नहीं सॉरी 15K में, 15K में आपकी सेबी एक्ट में ये अपीलेट ट्रिब्यूनल है। ठीक है, एक बार हम पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। देखो एक्ट नंबर 22 1996, एनफोर्समेंट डेट सितंबर 20 1995, अगस्त 10 1996 इसकी इनैक्टमेंट डेट। ठीक है, टोटल सेक्शन 31। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है, बेनिफिशियल ओनर जिसका नाम डिपॉजिटरी में रिकॉर्ड है। 2A 2B क्या कहता है हमारा बोर्ड, कहाँ सेक्शन 3 ऑफ सेबी में जो एस्टेब्लिश है। कंपनी लॉ बोर्ड 10E ऑफ कंपनीज एक्ट में। ठीक है, सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का 15K सेबी एक्ट में एस्टैब्लिश है। सेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हम सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कहते हैं कि इसके बिना बिजनेस स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक है, एग्रीमेंट्स होंगे सेक्शन 4 और सेक्शन 5 में जो भी है कि सर्विसेज अवेल करने का। सेक्शन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, डीमैट अकाउंट की बात करता है ये कि कैसे अपना सरेंडर कर देगा फिजिकल सर्टिफिकेट्स को। सेक्शन 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, फंजिबिलिटी की बात करता है। फंजिबिलिटी क्या होता है कि वो अब वो जो पैसे आपने सिक्योरिटी दी है इंटरचेंजेबल होंगे। ठीक है, सेक्शन 8 बात करता है कि फ्रेश इशू हमेशा डीमैट अकाउंट में होगा। सेक्शन 14 बात करता है रीमैट की, 30 डेज में आप रीमैट कर सकते हो। 21 डेज में आपका डीमैट का अकाउंट का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होता है। 500 करोड़ का आपका वो है डिपॉजिटरीज कंपनी का जो भी है थ्रेशोल्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन 10 इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, सेक्शन 11 भी नहीं है। सेक्शन 12 प्लेज की बात करता है और हाइपोथिकेशन की बात करता है। ठीक है, फिर सेक्शन 15 बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैंकर्स बुक्स और एविडेंस के भी इसके ऊपर ही लगेंगे। सेक्शन 16 भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडेमनीफाई लॉस कौन करेगा। सेक्शन 18 सेक्शन 19 हमारी बात करता है पावर्स ऑफ इंक्वायरी की। सेक्शन 19A बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें पेनल्टीज की बात की है, 1 लाख और मैक्सिमम 1 करोड़ है ईच डे अगर 1 लाख करे। सेक्शन 19FA बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर अनफेयर बिजनेस आप कर रहे हो तो फिर वहां पर 5 करोड़ 25 करोड़ है। सेक्शन 19H बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर एजुकेशन कौन अपॉइंट कर रहा है, कौन बिलो लेवल का नहीं होगा, बोर्ड ही अपॉइंट करेगा, कौन बिलो लेवल का नहीं होगा, डिवीजन चीफ ऑफ सेबी के नहीं होगा। और ये बोर्ड का जो डिसीजन है वो एग्जामिन करेगा 3 मंथ्स या फिर ऑर्डर ऑफ डिस्पोजल के टाइम से पहले। सेक्शन 2120 वॉज कंट्रोवेंशन की बात करते हैं, 10 ईयर प्लस फाइन है, 25 करोड़ का 1 मंथ प्लस फाइन है। ठीक है, फिर उसके बाद कोर्ट शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस, किसके कॉग्निजेंस पे लेगा, सीजी, एसजी, सेबी और एनी पर्सन। ठीक है, फिर कंपाउंडिंग कैसे है, कंपाउंडिंग कौन करेगा, सेट करेगा। इम्प्रेसमेंट में जहां पर भी आएगा कंपाउंडिंग करेगा। इम्यूनिटी कौन देगा, इम्यूनिटी सेबी से एप्लीकेशन जाएगी, सीजी ही देगा। इम्यूनिटी सीजी ही देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगा। ठीक है, बस सेबी रिकमेंड करेगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेबी। फिर उसके बाद स्पेशल कोर्ट कौन स्टैब्लिश करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट विद कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट जज। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद इसका जो ऑफिस होगा वो क्या होगा, सेशन जज और एडिशनल सेशन जज होगा। अपील किसके पास जा सकती है, रिवीजन ऑफ HC के पास जा सकती है। अपील जब जाएगी तो वो किसके पास जाएगी, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी जो भी टाइम प्रिस्क्राइब्ड होगा सेक्शन 23 में। अपील अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जानी है जो हमारे 15K ऑफ सेबी बनाएगा तो वहां पर 45 डेज में जाएगी और 6 मंथ्स के लिए फाइनलिटी 6 मंथ्स में। सुप्रीम कोर्ट में 23F में जाती है विद 60 डेज। तो ये हमारा डिपॉजिटरी एक्ट हो गया है। आई होप इसके अंदर से ही क्वेश्चन आए, इससे ज्यादा तो शायद मैं कवर्स रेगुलेशन ही कर सकती थी। मैंने मोस्ट ऑफ द सेक्शन आपको कवर करने की जरूरत वो कोशिश की है। और अगर बाकी अगर डिटेल्स में होगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कभी प्रीलिम्स के बाद आपसे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक वीडियो खत्म होती है। बैंकिंग लॉस की वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में आ रही होगी। बाकी कमर्शियल लॉस भी पढ़ा रखे मैंने, IBC भी है, कंपनी लॉस भी। आप जाके चैनल पे चेक करिए एंड प्लीज कमेंट में बताइए अगर कोई गलती हुई हो या फिर कुछ भी हुई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बेयर एक्ट के साथ। ओके बाय।